हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 7 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 6 पार्ट्स कर लिए हैं इस चैप्टर के, जिसमें हमने काफ़ी पोर्शन इस चैप्टर का कवर कर लिया है। एज़ वी ऑल नो दैट ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको इतनी जल्दी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसमें हमें काफ़ी सारे कंसेप्ट सीखने होते हैं, याद करने होते हैं, तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ इस चैप्टर की। तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन चेक इट आउट। एंड यस, आज हम करने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इससे पहले हमने इस चैप्टर का काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया, जैसे कि सेल डिस्कवरी, सेल साइज़, सेल शेप, और उसके बाद में प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट, एंड देन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आज करेंगे हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम लाइक ऐसा होता है कि हमारी जो जनरल लाइफ है उसमें क्या है, हम बहुत सारे लोग मिलके एक साथ रहते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमें सबकी ज़रूरत पड़ती है। लाइक अब हम लोग हैं, हमें हमारी जो लाइक हमारा जो एनवायरनमेंट है, या कह सकते हैं हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें क्या है, हमें हमारी लाइफ में टीचर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और फिर एक जो सिस्टम चलता है उसी को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। लाइक वो वाला इकोसिस्टम नहीं है जो हम बायो में पढ़ते हैं, जनरल लाइफ वाला इकोसिस्टम। तो तभी तो एक सिस्टम चल रहा है। सबका कुछ ना कुछ रोल है हर किसी की लाइफ में। तो जब सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और तब जो सिस्टम चल रहा है, वो मतलब लाइक वो जो सिस्टम है उसको हम जनरल लाइफ में देखते हैं। तो वैसे ही हमारे सेल में भी कुछ इसी तरीक़ा का एक सिस्टम चलता है, जिसे हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, अलग अलग तरह की ऑर्गेनेलीज साथ में काम करती हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा काम करती हैं, और फिर जो सेल के अंदर पूरा फंक्शन होता है, या कह सकते हैं सेल की जो पूरी लाइफ होती है, तो वो होती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं सेल के अंदर एक सिस्टम चल रहा है और उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज का रोल है, और फिर वो जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मिलजुल कर काम कर रही हैं और एक सिस्टम को चला रही हैं, जिसे हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हम देख लेते हैं कि इस सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज आती हैं और उनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले हम देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक छोटा स्ट्रक्चर होता है, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही अराइज होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम से पता लग रहा है, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, हम कह सकते हैं ये हमारी न्यूक्लियस है, और इसके अराउंड यहाँ से एक ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे ट्यूबुलर फॉर्म में, हमने बताया कि टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ही हम कह रहे हैं सिस्टर्न। मतलब ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसमें पर्टिकुलरली जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम सिस्टर्न कह रहे हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने पहले पढ़ा है कि राइबोसोम के बारे में, मतलब इसी चैप्टर में मैंने 2 बार पढ़ाया है राइबोसोम के बारे में। तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हम देख सकते हैं। राइबोसोम, हम सबको पता है कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, या हम उसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। और कैसे करता है ये हम +2 में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में। वहाँ पे एक प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन के बारे में हम उसी चैप्टर में पढ़ते हैं, लाइक पर्टिकुलरली एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो। अब देख लेते हैं, अभी सिर्फ हम आर्य और SER के बारे में बात करने वाले हैं। तो राइबोसोम के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है।
राइबोसोम के पास में 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक स्मॉलर और एक बिगर लार्जर। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग सब यूनिट्स होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें हमारे पास में 70S राइबोसोम होता है, यानी कि जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो 30S की होती है और जो लार्जर सब यूनिट होती है वो होती है 50S। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि 50 + 30 = 80, ये मैथ्स नहीं है, ये बायो है। और ये मैंने पहले भी बताया है कि वो कैसे होती है, मतलब 70S कैसे हुई, क्योंकि ये जो 2 यूनिट्स होती हैं ये एडिटिव नहीं होती हैं, दीज आर नॉन एडिटिव। इन्हें हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं मैथ्स लगा के। और ये एडिटिव इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये जो S है ये एक, इसको हम स्वेडबर्ग्स यूनिट कहते हैं। और इसके बारे में अगर आपको देखना है तो आप जानना है पूरी चीज़ क्या होती है तो आप मेरी वीडियोस देखिए पहले वाली, प्रोकैरियोटिक सेल वाली। अब देख लेते हैं। अब सबसे पहले आर और SER। तो जहाँ जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई स्मूथ सरफेस है और उसके ऊपर कुछ लाइक स्टोन्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो जो हमारा राइबोसोम है वो ऐसे है कि एक हमारा स्मूथ सा फ्लोर है और उस पर कुछ लाइक हमने स्टोन्स घेर दिए तो वो हो जाएगा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहीं पे एक सिंपली स्मूथ सरफेस है तो उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आर के पास में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और अब इसका काम क्या होगा, आर क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। जब राइबोसोम है उसके पास में तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा आर भी। और ये जो आर होते हैं ये SER को भी बनाते हैं, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी आर बनाते हैं, उनमें हेल्प करते हैं उसको डेवलप होने में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या ये प्रोटीन बनाएगा, नहीं। प्रोटीन बनाने के लिए हमें राइबोसोम की ज़रूरत पड़ती है और राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन कैसे बनेगा। तो यहाँ पे प्रोटीन नहीं बनता है, यहाँ पे प्रोटीन की जगह लिपिड और फैट सिंथेसिस होता है। ये कह सकते हैं लिपिड और फैट बनता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स क्या होता है, लाइक डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड के बारे में हमने मतलब सुना ही है सबने। आजकल डिटॉक्सिफाइंग डाइट भी आती है, लाइक जो भी टॉक्सिन्स है, जैसे कि मान लीजिए जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लाइक पीपल हु आर अल्कोहलिक, तो क्या होगा, हमने सुना है कि सबसे पहले जो मतलब जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका लीवर ख़राब हो जाता है, सुना है हमने ये चीज़। तो ये कैसे होता है, तो जो लीवर होता है ना वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। मतलब मैं समझाती हूँ, जैसे कि कोई पर्सन है जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो अब जो अल्कोहल है वो टॉक्सिन ही है, कोई हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल तो होती नहीं है अल्कोहल, तभी तो मना करते हैं कि अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। तो टॉक्सिन है वो हमारी बॉडी के लिए अल्कोहल। तो अब जो हम टॉक्सिन है तो उसको भाई बैलेंस करना पड़ेगा बॉडी को। बॉडी ऐसा तो नहीं है हमारी बॉडी में टॉक्सिन को रहने देगी। तो जो हमारी बॉडी है वो न्यूट्रलाइज करेगी उस टॉक्सिन को, मतलब उस टॉक्सिन को एक तरह से डाइजेस्ट करेगी, ख़त्म करेगी हमारी बॉडी। तो लीवर जो होता है, लीवर वो काम करता है, लीवर के अंदर SER प्रेजेंट होती है और लीवर क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा उस टॉक्सिन का। और टॉक्सिन क्या है, अल्कोहल। तो जैसे अब भाई जो जितनी ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेगा लीवर को उतना ही काम करना पड़ेगा। और ये तो नॉर्मल बात है कि ऑब्वियस है कि अगर कोई चीज़ कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो वो जल्दी ख़राब भी होगा। मतलब अगर कोई चीज़ है जो अपना काम कर सकती है, आराम आराम से करेगी, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होएगी। आप ले लीजिए कोई आइटम लेके आते हैं घर में, इलेक्ट्रिक अप्लायंस लेके आते हैं, यूज़ करते हैं, तो अगर हम उस चीज़ को बार बार यूज़ करेंगे तो वो जल्दी ख़राब होएगी। इन दी कंपैरिजन ऑफ अगर हम किसी चीज़ को ला के रख दें और मतलब बहुत ही कम यूज़ करें तो वो इतनी जल्दी ख़राब होगी। तो अगर हम लीवर से उसका काम बहुत जल्दी लेंगे तो वो जल्दी ख़राब होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका लीवर जल्दी ख़राब होता है। वो इसलिए क्योंकि लीवर को बार बार डिटॉक्सिफिकेशन करनी पड़ती है उस टॉक्सिन की, अल्कोहल की, इसलिए लीवर ख़राब होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन से ये मतलब था।
उसके बाद में हमने सुना है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो ये टॉपिक वहाँ पे आएगा। उसके बाद में ये कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी बनाती है, जैसे कि स्टेरॉयडल हार्मोन्स में आ जाएंगे टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सब। तो ये सब भी बनाने में ये हेल्प करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें बस यही पढ़ना था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में दूसरी जो ऑर्गेनेली आती है वो आती है गोल्गी एपेटस। गोल्गी एपेटस जो है, गोल्गी एपेटस को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट ने 1898 में। कैमिलो गोल्गी इनका नाम था, इसी के उस पर इन्होंने डिस्कवर किया इस ऑर्गेनेली को, तो इन्हीं के नाम पे हमने ऑर्गेनेली का नाम रख दिया था गोल्गी एपेटस। अब हर चीज़ का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, किसी न किसी चीज़ में कुछ रोल होता है, तो ऐसे ही गोल्गी एपेटस का भी कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, जैसे कि प्रोसेसिंग, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट। और जब हम +2 का चैप्टर पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, उसमें हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्पर्म हम सबको पता है कि ह्यूमन मेल गैमेट होता है स्पर्म। तो स्पर्म के जो स्पर्म हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और इस पर मैंने शॉर्ट भी बनाया हुआ है स्पर्म के स्ट्रक्चर पे। तो 1-2 मिनट से भी कम का वीडियो है वो, अगर किसी को देखना है तो देख सकते हैं। तो लाइक अभी मैं सिंपल सा बना रही हूँ, ऐसे ही रफ सा, ऐसे करके होता है हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप अभी ऐसे ही समझ लीजिए, बट ऐसा इतना सिंपल नहीं होता, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, शॉर्ट्स में मिल जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म करके। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, और ये एक्रोसोम क्या करता है, इसका भी काम होता है। इसका काम ये होता है जैसे कि जब फर्टिलाइजेशन होएगी, फर्टिलाइजेशन में हमें पता है कि फ्यूज़न ऑफ मेल और फीमेल गैमेट होता है। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये जो स्पर्म है ये ओवा से मीट करेगा, ओवा के साथ में फ्यूज़ करेगा। तो फ्यूज़न के टाइम पे क्या होगा, ओवा के पास में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, ग्रैनुलोसा, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, ये सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सेल्स से मिलकर लेयर बनी होती है। तो अब जो ये स्पर्म है, इसको उन लेयर्स को तोड़ना पड़ेगा, तभी ओवा से मीट कर पाएगा, ओवा के साथ में फ्यूज़ कर पाएगा। तो ये एक्रोसोम उस चीज़ में हेल्प करता है, लाइक एंजाइम्स रिलीज़ करता है, ऐसे कि वो जो सेल्स हैं, सेल्स को तोड़ेगा तभी तो लेयर टूटेगी। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो एक्रोसोम सिंपली क्या किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, फर्टिलाइजेशन में। और अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है इस चीज़ को, तो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर देख सकते हैं, बट वो वीडियो मेरी दूसरे चैनल पे मिलेगी, आप बायो भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म वाली भी वीडियो उसी चैनल पे मिलेगी, वो चैनल मेरा डिलीट हो गया है, लाइक मतलब वीडियोज़ मिल जाएंगे, अवेलेबल है, बट मेरे फ़ोन में अब वो चैनल नहीं है, अब मेरा यही चैनल है। तो उसमें आप शॉर्ट्स में जाके ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को देख सकते हैं, उसमें मैंने उस चैप्टर की काफ़ी सारी शॉर्ट्स बनाई हुई हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो जो एक्रोसोम होता है वो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, और उस एक्रोसोम को बनाने में हेल्प करता है ये गोल्गी एपेटस, ठीक है। तो यस, उसके बाद में रूट कैप में भी ये मिलता है गोल्गी एपेटस। रूट कैप क्या होता है, जब हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे, 5th और 6th चैप्टर, तो हम देखेंगे रूट कैप के बारे में। रूट कैप लाइक सिंपली ऐसा होता है, ये हमारी रूट है, कह सकते हैं ये रूट है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे तो यहाँ पे हमारी एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको ही हम रूट कैप कहते हैं। ये प्रोटेक्शन वगैरह में हेल्प करता है, और साथ में लुब्रिकेशन ऑफ आयंस में भी हेल्प करेगा। तो रूट कैप में भी ये मदद करता है। गोल्गी एपेटस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने इसके इतने सारे फंक्शंस पढ़े कि इतना सारा काम करता है, प्रोसेस करता है, मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, इतनी जगह मिलता भी है। अब देख लेते हैं ये बना किस चीज़ से होता है। गोल्गी एपेटस लाइक और भी इसके 1-2 फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये ग्लाइकोसाइडेशन करने में हेल्प करता है, ग्लाइकोसाइलेशन करने में हेल्प करता है,
देखिए ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है। सबसे पहले ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होगा, प्रोटीन प्लस शुगर जब मिल जाएंगी तो ग्लाइकोप्रोटीन बना लेंगी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। जब ग्लाइकोप्रोटीन बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। वहीं पे अगर ग्लाइकोलिपिड बनता है तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। अब साइलेशन और साइडेशन में कन्फ्यूज़न होती है, तो इसको याद कर सकते हैं हम ऐसे, ग्लाइकोलिपिड में डी आ रहा है तो, और ग्लाइकोसाइडेशन में भी डी आ रहा है, तो हम याद कर सकते हैं कि जिस लिपिड में भी डी है और ग्लाइकोसाइडेशन में भी डी है, तो ग्लाइकोलिपिड बनाने के प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिपिड बनाने के प्रोसेस को हम ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब थे गोल्गी एपेटाइट्स के फंक्शंस, और यहीं पे हमारा गोल्गी एपेटाइट्स ख़त्म होता है। उसके बाद में लाइसोसोम के बारे में तो हमने वैसे भी सुना ही हुआ है। और सबसे पहले जो हमारा लाइसोसोम होता है वो गोल्गी एपेटाइट्स से ही डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने अभी पढ़ा था गोल्गी एपेटाइट्स में मॉडिफिकेशन वर्ड आया था, तो यही मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं, तो उसी तरीके से गोल्गी एपेटाइट्स मॉडिफिकेशन करके लाइसोसोम बना देता है। और लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी कभार अपने आप को ही खा लेता है, ठीक है, अपने आप को ही फैगोसाइड कर लेता है, या फिर जो और बाकी ऑर्गेनेलीज हैं जो मतलब लाइक जिनका अब कोई काम नहीं रह गया, या वो जो ओल्ड हो गई हैं, डेड हैं, उनको ये ईट कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है लाइसोसोम। ठीक है, अब उसके बाद में फोर्थ एंड नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में तो हम सब ने सुना ही है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है वो 90% जो उनका सरफेस एरिया होता है प्लांट सेल का वो घेर लेती है। मतलब प्लांट सेल में 90% जो एरिया है वो वैक्यूल ने ही ले रखा है, वैक्यूल ने ही ऑक्यूपाई किया हुआ है। अलग अलग तरह की वैक्यूल्स होती हैं। सबसे पहले वैक्यूल जो होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वैक्यूल में। अब उसके बाद में वैक्यूल्स कुछ अलग अलग तरह की होती है। सबसे पहले फूड वैक्यूल मिलती है प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा हमने पढ़ा ही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद में सैब वैक्यूल देखने को मिलती है प्लांट्स में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलती है अमीबा में मिलती है। और ये किस चीज़ में हेल्प करती है? एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन में एक प्रोसेस आता है ऑस्मो रेगुलेशन, इसके बारे में हम डिटेल में एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। बट ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और किस में मिलती है? अमीबा में। उसके बाद में गैस वैक्यूल के बारे में तो हमने अभी पढ़ा ही था प्रोकैरियोटिक सेल वाले टॉपिक में, कि वहाँ पे गैस वैक्यूल प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कॉमनली मेनली कौन से होते हैं? बैक्टीरिया। तो ये लिखा हुआ है, जो हमारी गैस वैक्यूल होती है वो बैक्टीरिया में मिलती है। और गैस वैक्यूल का हमने एक और नाम लिया था जो था स्यूडो वैक्यूल। इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था बायंसी प्रोवाइड करना। और ये मेजरली किस में प्रेजेंट होती थी? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, क्योंकि उन्हें वाटर के ऊपर रहना होता था और फोटोसिंथेसिस के लिए ऊपर पानी के ऊपर रह के फ्लोट करना होता था, सो दैट दे कैन ग्रैब दी सनलाइट एंड देन कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सिंपल है कि जो गैस वैक्यूल होती है वो बायंसी प्रोवाइड करती है। तो आज हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज आती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी ऑर्गेनेलीज होती हैं, बड़ा टॉपिक कह सकते हैं। सो थैंक you so much. If you like the video, then please press the like button, and if you can, then please share the video with your friends, and also like subscribe the YouTube channel. And yes, if you want my handwritten notes, then you can let me know, so that I can provide you the PDF of my handwritten notes, which are free of cost. And if you need the modules, then also you can let me know, so that I can provide you the PDF of the modules also. And the modules are of Akash Institute, रिसेंट वाले हैं बिल्कुल, लाइक जो अभी अपडेट हुए हैं, तो वही वाले मिलेंगे मेडिकल के। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी के, तीनों सब्जेक्ट्स के, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। थैंक यू सो मच।